हेलो बैकबेंचर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैकबेंचर्स पाठशाला पर। आप लोगों को पता है कि हम काम कर रहे हैं हमारे सीएम भगवत मान की कमिटमेंट पर, जिसमें उन्होंने कमिट किया था कि हम जितनी भी पंजाब में भर्तियां हैं सभी वैकेंसीज को पूरी तरह से भरा जाएगा, सभी जितने खाली पद हैं उनको भरा जाएगा, सभी वैकेंसीज को पूरा किया जाएगा, चाहे कोई भी भर्ती हो उनको बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। और बहुत सारे रोजगार के ऑप्शन आपके लिए लेके आएगी सरकार। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि बम्पर भर्तियां पंजाब सरकार आपके लिए निकालेगी। तो हम भी उन पे विश्वास करके काम कर रहे हैं अपने टॉपिक पर, यानी कि पंजाब जीके पर, ताकि पंजाब की जीके का एक सिंगल क्वेश्चन भी, चाहे हमारा कोई भी एग्जाम हो, पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पीपीएससी, PSSB, कोई भी एग्जाम हो, उसमें कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। आई होप आपने पिछली वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने बहुत डिटेल में जिक्र किया था पंजाब के उन पुराने नामों के बारे में जिनमें आपको बताया गया था कि पंजाब का नाम कैसे पड़ा और पंजाब को पहले किन नामों से जाना जाता था। आई होप आपने उनकी जो स्टोरी है वो भी देख ली होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिनमें हमें इतिहास में या प्राचीन समय में पंजाब का जिक्र मिलता है कि पंजाब एग्जिस्ट करता था, पंजाब भी कोई जगह होती थी, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, पंचनदा हो, सपत सिंधु हो, कुछ भी हो, बट पंजाब एग्जिस्ट करता था। ऐसा हमें लिखित में कहां पे मिलता है वो चीज हम देखने वाले हैं। वो देखिए, सबसे पहले हमें वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं। पहला डॉक्यूमेंट्स आप लोग बताइए कि सबसे पहले हमने जिक्र किया था, आप लोगों को पता है वैसे तो ऋग्वेद में भी जिक्र है। ऋग्वेद में पंजाब को कहा गया था सपत सिंधु। उसके बाद आप लोग देखिए, भारत में एक यात्री आए थे, कहां से? मोरक्को से। हालांकि ये बात इतिहास की है, बट यहां पे बता देता हूं मैं आपको कि मोरक्को से एक यात्री आए थे, उनका नाम था इब्न बतूता। कब आए थे ये? 14वीं शताब्दी में, यानी कि लगभग 1333 ईस्वी में ये भारत में आए थे। आप रफली याद कर सकते हैं 14वीं शताब्दी में। अब आप लोग बताइए, जो ये इब्न बतूता है 1333 ईस्वी में भारत में आए थे, तो उस टाइम पे भारत पर किसका शासन था? ध्यान रखिए, उस टाइम भारत पे शासन कर रहे थे, दिल्ली के शासन में कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। इनके शासनकाल में इब्न बतूता आया, और जब उनकी राइटिंग्स को उठा के देखा गया तो उसमें पाया गया कि उसमें भी पंजाब का जिक्र है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउन डॉक्यूमेंट्स के बारे में, अगर इंडिया की ही अगर हम बात करते हैं, हमारे क्वेश्चन पेपरों में भी जब हमने देखा है, उनको एक के बाद एक क्वेश्चन पेपरों को पलट के देखा है, तो यही पाया गया कि वहां पे ऑप्शन में दो चीजें बड़ी मजबूती से दी जाती हैं कि पंजाब शब्द का जिक्र कहां पे मिलता है। एक चीज है जी, तारीखे शेरशाह सूरी, इसमें भी पंजाब का जिक्र है। तारीखे शेरशाह सूरी में भी। अब इसमें कैसे जिक्र है? इस बुक में आप लोग पाएंगे या फिर आप लोग पढ़ेंगे कि इस बुक में एक किले के निर्माण की बात की हुई है कि शेर शाह ने एक किले का निर्माण करवाया, और अपनी तजूके यानी कि बायोग्राफी है जो, उसमें लिख दिया कि किले का निर्माण किसने करवाया? शेर खान ऑफ पंजाब। यानी कि जब वो शेर खान ऑफ पंजाब था, तो इसका मतलब यही हुआ कि पंजाब शब्द का जिक्र है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक बार रब कर देते हैं क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको रब करना जरूरी है ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। अभी तक हम 3 डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिक्र कर चुके हैं, ऋग्वेद के बारे में, इब्न बतूता की राइटिंग्स के बारे में। और इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक।
अब हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं वो है जी आईने आईने अकबरी। इसमें भी पंजाब शब्द का जिक्र है। आपसे पूछा जा सकता है क्या, एक चीज और पूछी जा सकती है कि इसके कितने वॉल्यूम थे। वॉल्यूम का मतलब है आईने अकबरी किसने लिखी। सबसे पहले ये लिखी थी अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न अबुल फैजल ने। उन्होंने इसके 2 भाग लिखे, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। जब आप वॉल्यूम 1 उठा के देखेंगे या इतिहास में आप पढ़ेंगे तो उसमें जिक्र किया गया है कि पंजाब को वॉल्यूम 1 में 2 भागों में बांटा गया था, पहला लाहौर और दूसरा मुल्तान। सीधे सीधे पंजाब का नाम नहीं लिया गया, बल्कि यह बताया गया कि एक प्रदेश जो 2 हिस्सों में बांटा गया था, जिसका एक का नाम था लाहौर और एक का नाम था मुल्तान। फिर उन्होंने सेकंड वॉल्यूम जो लिखा, उस सेकंड वॉल्यूम में तो उन्होंने गजब कर दिया और जिक्र किया एक नाम का पंचनदा। और पंचनदा आपको पता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। पंचनदा किसका नाम था? 5 नदियों का प्रदेश यानी कि पंजाब। और पंचनदा का नाम कहां से आया था आपको पता है? महाभारत में। संस्कृत में भी क्या नाम है पंजाब का? पंचनदा। उसके बाद आप देखेंगे रफली आपसे कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि एक चीज है वो है तुजुके जहांगीरी। तुजुके जहांगीरी, सॉरी जहांगीरी, ये क्या है? तुजुके जहांगीरी कई बार पूछ लिया जाता है कि जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए। ये वही है जी। किसकी बायोग्राफी है ये? ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब कि उसने खुद ने लिखी है। किसकी बायोग्राफी है ये? जहांगीर की। ऑटो का मतलब उसने खुद ने लिखी है और उसमें भी पंजाब शब्द का आपको कहीं ना कहीं जिक्र मिलेगा। तो ये थे जो वो इंपॉर्टेंट नाम, डॉक्यूमेंट्स जिनमें पंजाब का जिक्र मिलता है। ज्यादातर आपसे पूछा जाता है आईने अकबरी में पंजाब को कितने हिस्सों में बांटा गया था, उसमें आपको जवाब देना है लाहौर और मुल्तान। और क्या आईने अकबरी किसने लिखी थी? जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? उसके बाद एक चीज हमने कल बताई थी पासिस के बारे में। पासिस यानी जिनको हिंदी में या पंजाबी में हम दर्रे भी कहते हैं। दर्रे दर्रे क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई एक पहाड़ है और ये पहाड़ है, इस पहाड़ को काट के जो रास्ता बनता है उसको कहते हैं पासिस बोलते हैं। पंजाब में मुख्यतः 4 पासिस का जिक्र मिलता है और उन 4 पासिस के जरिए ही सेंट्रल एशिया से तुर्क मंगोलियन हो या फिर कोई भी आक्रांता हो वो भारत में दाखिल होता था। उन 4 पासों के नाम क्या है? मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आपका ख्याल कौन रखेगा? गुरु तेग बहादुर। यानी कि ख्याल कौन रखेगा आपका? ख्याल रखेंगे आपका गुरु तेग बहादुर। और यही तो है आपके, यही तो है। देखो मैंने क्या कहा है, इसका क्या मतलब हो गया? पहला पास खैबर और दूसरा पास जी से गोमाल, तीसरा पास किससे? टी से तोगची, और चौथा पास क्या हो गया हमारे पास? बी से बोलान। 4 पास हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं चारों के 4 पासेस। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है खैबर पास के बारे में। खैबर पास के बारे में बहुत ही मशहूर चर्चा है। आप लोगों को पता होगा कि शेरे पंजाब भी बोला जाता है। महाराजा रणजीत सिंह वो अफगानिस्तान तक अपने शासन की सीमा को ले गए थे। वहां तक उन्होंने अपनी विजय का परचम लहरा दिया था। किसकी मदद से? उनके बहुत सारे सेनापति जो बहुत ही बलवान थे, शक्तिशाली थे, उनकी मदद से और उनकी बुद्धि की मदद से। कैसे? कि जो ये खैबर का पास था ये बहुत इंपॉर्टेंट पास था। यानी कि जिसका इस पास पे कब्जा हो गया, मान लो उसका बहुत सारे एरिया पे कब्जा हो गया, क्योंकि वो ही
यहां से आने की और जाने की परमिशन किसके पास हो जाती थी? जिसका कब्जा यहां पे था। यहां पे कब्जा किसने किया? यहां पे कब्जा किया शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने। रणजीत सिंह ने कब्जा कर लिया। तो रणजीत सिंह ने कब कब्जा किया था? 1834 में। तो रणजीत सिंह ठहरे महाराज। तो क्या आप लोग बताइए, क्या महाराज पास पे बैठ के ड्यूटी देंगे? नहीं। उन्होंने यहां पे किसको नियुक्त कर दिया? खैबर पास पर नियुक्त कर दिया था हरि सिंह नलवा को। हरि सिंह नलवा को। और हरि सिंह नलवा को कौन नहीं जानता? उनकी महानता के बारे में, उनकी बहादुरी के बारे में, उनके हजारों किस्से, हजारों बहादुरी के किस्से, उनके त्याग के किस्से हम आज भी किताबों में पढ़ते हैं। हरि सिंह नलवा। और देखिए ये नाम इतना मशहूर हो गया था। कहां पे? देखो ये पास ऐसा है जो एक साइड में इसके अफगानिस्तान है और एक साइड में पाकिस्तान। ऐसे होता था ये पास, ऐसे। तो अफगानिस्तान में हरि सिंह नलवा इतना पॉपुलर नाम हो गया था कि लोगों ने अपने बच्चों का नाम रखना शुरू कर दिया था हरि सिंह नलवा। रखें भी क्यों ना, इतने महान, इतने बहादुर, इतने त्यागी। और मतलब जितना बोला जाए हरि सिंह नलवा के बारे में उतना कम है। इसके बारे में हम जितना पढ़ते हैं, जितना इनके बारे में जानते रहते हैं, उतना ही हमें कम लगता है और उतना ही ये हमारे अंदर खुद को हमारे अंदर हम महसूस कर पाते हैं कि हमारी जनरेशन नहीं, कि हमारे पूर्वजों की पीढ़ियों में इतने महान महान योद्धा भी हुए हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट, कि पंजाब की, आप लोगों को पता है कि पंजाब है जो पंजाब, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब की जो वंड है, यानी कि पंजाब का बंटवारा है जो, वो कितनी बार? मेनली हम 4 बार पढ़ते हैं। मेनली 4 बार पढ़ते हैं। कब कब? देखो सबसे पहला हम पढ़ते हैं 1901 में। 1901 में क्या हुआ था? उस टाइम भारत के वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन। ये वही लॉर्ड कर्जन है जिसने बंगाल का बंटवारा भी करवाया था 1905 में। इन्होंने क्या किया कि मान लो ये पंजाब था, सपोज ये मान लो पंजाब था, तो ये पंजाब था। इन्होंने क्या किया, इस पंजाब का ये वाला हिस्सा काट के, कौन से वाला? नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा काट के, ये वाला हिस्सा काट के अलग कर दिया और ये वाला हिस्सा काट के अलग कर दिया और इसका नाम दे दिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इस वाले ने। ठीक है। उसके बाद आया बंटवारे की बात फिर 1911 में। आप लोगों को पता है उस टाइम भारत में कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया? आप लोग पढ़ेंगे कि 1911-12 में भारत की राजधानी कलकत्ता से शिफ्ट होके क्या बन गई थी? दिल्ली बन गई थी। तो लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली को पंजाब से अलग करके इंडिया की कैपिटल बना दिया था। फिर तीसरी बार बंटवारा, मुख्यतः बंटवारा कब हुआ? 1947 में। आप लोगों को पता है बहुत सारा खून खराबा हुआ, मारकाट हुई, बहुत कुछ हुआ। 1947 में जब पंजाब का बंटवारा हुआ तो कुछ पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, कुछ इंडिया के हिस्से में आ गया। जो पाकिस्तान के हिस्से में गया उसको हम कहते हैं वेस्ट पंजाब, और पंजाबी में इसको कहते हैं लहंदा पंजाब। लहंदा मतलब सूरज जिस साइड में छिपता है, लहता है। और ईस्ट पंजाब किसके हिस्से में आया? पंजाब के हिस्से में, सॉरी, ईस्ट पंजाब किसके हिस्से में आया? इंडिया के हिस्से में आया। अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि देखो नाम तो पंजाब है, बंटवारे के बाद फिर क्या हुआ? बंटवारे के बाद एक समस्या हो गई। आप लोग पढ़ते हो नाम पंजाब यानी कि 5 नदियों का प्रदेश, लेकिन वो पांचों की पांचों नदियां भी पंजाब के अलग होने के कारण उनमें भी बंटवारा हो गया। देखिए इंसानों ने इंसानों के बीच में तो दूरियां बनाई ही बनाई, भगवान की कुदरत की बनाई हुई नदियों के बीच में भी दूरियां बना दी। आज के दिन अगर हम बात करें तो पंजाब में, भारत के पंजाब में कितनी नदियां हैं? आज भारत में 3 नदियां हैं पंजाब के पास। कौन सी? रावी, सतलुज और ब्यास। ये तो एकमात्र नदी ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही बहती है, पाकिस्तान में आगे नहीं जाती। हालांकि ये तो आगे जाके मिल जाती हैं उन नदियों में, पंचनाद बनाती हैं, जब आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये ब्यास नदियां बाकी कौन सी बच गई? रह गई जी जेहलम और चनाब। ये किसके हिस्से में चली गई? पाकिस्तान के हिस्से में चली गई।
अब जितने भी यानी कि अगर चनाब चला गया तो आप मान लीजिए कि कितने किस्से कहानियां जेहलम और चनाब के ही किनारों पे हुई है। सस्सी पुन्नू पता नहीं, सॉरी मेरे को इतना आइडिया नहीं होता उन चीज़ों के बारे में, किस्से कहानियां ज़्यादा पढ़ी नहीं होती। सस्सी विच थलांदे रुड़गी, पता नहीं क्या क्या हम जो पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें आज के दिन सिर्फ इतने ही हैं। जो 1947 का बंटवारे के बाद एक लास्ट जो हम पढ़ते हैं फोर्थ टाइम पे बंटवारा 1966 में, आप पढ़ते हैं कि 1 नवंबर 1966 में पंजाब का बंटवारा हुआ। किसके आधार पे? भाषा के आधार पे। भाषा के आधार पे पंजाब का बंटवारा हो गया। और आपको पता है 1966 में क्या बना था? हरियाणा बना था अलग से, और हिमाचल प्रदेश भी बना था। आपको पता है हिमाचल प्रदेश को सी ग्रुप में से निकाल के कहाँ पे लाया गया था, वो पॉलिटी में हम चर्चा करेंगे। लेकिन भाषा के आधार पे फिर से पंजाब का बंटवारा हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं कि पंजाब ने कितने बंटवारे भी झेले हैं, कितने विदेशी आक्रांताओं के हमले झेले हैं, कितनी संस्कृति पता नहीं पंजाब में आई हैं गई हैं। तो पंजाब का जो कल्चर है वो ऐसे ही रिच नहीं हो गया। उसके रिच होने के पीछे पंजाब की एक कड़ी तपस्या है। पंजाब ने अपने कल्चर को मजबूत करने के लिए, अपने कल्चर को सेफ रखने के लिए, बचाने के लिए, या फिर जो बाहर की जो अच्छी चीज़ें थी उनको अडॉप्ट करने के लिए पंजाब के लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत बहुत मेहनत की है। इसमें हमारे जितने पुराने राजाओं महाराजाओं या बहुत सारे समाज सुधारक थे, सबका ही बहुत बड़ा योगदान है। तो ध्यान रखिएगा उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिनमें पंजाब शब्द का जिक्र है, पंजाब के बंटवारे के बारे में और पंजाब के पासिस के बारे में। खासकर आप खैबर पास तो रट लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि हमारा ख्याल कौन रखेगा? ख्याल रखेंगे गुरु तेग बहादुर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको जो हमने डॉक्यूमेंट्स करवाए हैं इनकी ट्रिक्स भी आपको बहुत जल्दी ही अवेलेबल करवा के वीडियो के लिंक में डाल दी जाएगी, आप वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।